देखो जैसे भी क्यूबिकल एक्सपेंशन में हमने फॉर्मूला लिखा था कि v डैश इक्वल टू v 1 प्लस गामा डेल्टा टी लिखा होगा हम लोगों ने, है ना। जैसे अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूं तो हम जानते हैं कि जो एक चीज हमारी होती है मास, वो हमारी अनअफेक्टेड रहेगी। मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मास जितना पहले था उतना ही बढ़ेगा, है ना। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो अनइफेक्टेड है, चेंज क्या होगा, डेंसिटी और वॉल्यूम, है ना। मास तुम्हारा अनइफेक्ट रहेगा। तो v डैश की जगह पर मैं यहाँ पर m डैश अपॉन रो डैश लिख सकता हूँ, सॉरी m अपॉन रो डैश, क्योंकि डेंसिटी चेंज होगी ना, मास तो सेम रहेगा। उसी तरीके से v की जगह पर रखता हूँ m बाय रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी, क्योंकि वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। क्लियर है। मास से मास क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल, क्या बचेगा 1 बाय रो डैश इक्वल टू 1 बाय रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी। समझ में आया। अगर मैं इसका उल्टा करूं, रेसिप्रोकल करूं, तो क्या होगा, रो डैश इक्वल टू रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये उसका रेसिप्रोकल, है ना। इसको मैं 1 प्लस गामा डेल्टा टी इसकी पावर -1 यही बोल सकता हूँ इसको, क्योंकि ऊपर आया तो पावर -1 हो जाएगी ना। ठीक है। एक फॉर्मूला हम आपने पढ़ा होगी, 1 प्लस एक्स की पावर n होता है 1 प्लस एन एक्स के बराबर, मतलब जो इसकी पावर है वही क्या जाएगी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पावर कैसे मल्टीप्लाई में, जो पावर यहाँ पर है वो इसके साथ क्या जाती है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर पावर कितनी है, -1, तो -1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, +1। तो रो डैश किसके बराबर हो जाएगा, रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो दिक्कत। तो ये हमारा क्या होता है, डेंसिटी का टेम्परेचर साथ क्या होता है, रिलेशन। अच्छा, डेंसिटी में अगर आप एक चीज देखें, डेंसिटी में और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है, इनवर्स, मतलब डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोई दिक्कत, इसको लिखो यहाँ। देखो अगर हम एनोमलस बिहेवियर वाटर की बात करें, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में देखा हो कि जो हाइड्रोजन है एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कैसी प्रॉपर्टी, उसकी एनोमलस प्रॉपर्टी, सबसे अलग ही प्रॉपर्टी है उसकी। तो जिसकी सबसे अलग प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एनोमलस प्रॉपर्टी। उसी तरीके से वाटर जो हमारा होता है वो एक एनोमलस प्रॉपर्टी शो करता है। किस तरीके से करता है समझते हैं। मैं ग्राफ बनाऊंगा इजीली से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लो मैंने ग्राफ बनाया है, ये इस साइड में ले रहा हूं वॉल्यूम, ये मेरी क्या है, वॉल्यूम, और इधर मैं ले रहा हूं टेम्परेचर। ऐसा सिर्फ वाटर के केस में ही देखा जाता है। कैसे देखा जाता है कि मान लो ये टेम्परेचर मैंने लिया 2 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 4, दिस इज 6, और ये मान लो 10 डिग्री सेल्सियस की हमारा, ठीक। अच्छा मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, मान लो कि जो वाटर की वॉल्यूम थी वो उतनी थी, कितनी थी हमारी, इतनी। अच्छा अगर मैं टेम्परेचर को कम करूं तो वॉल्यूम भी क्या होगी, वॉल्यूम चेंज होगी। वो अच्छा जवाब है। अगर टेम्परेचर कम करूं, पहले टेम्परेचर क्या था 10 डिग्री, और कम, अगर मैं टेम्परेचर मान लो 8 पर लेकर आ गया इस पर, तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। टेम्परेचर और कम तो वॉल्यूम और कम, टेम्परेचर और कम तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम। मतलब यहां तक हमें कुछ इस तरीके से ग्राफ दिखाई देने को मिलता है। क्लियर। ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि जब हम भाई टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, पहले 10, 8, 6, 4, हम जब टेम्परेचर कम कर रहे हैं वॉल्यूम हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन 4 के बाद जैसे ही हमने टेम्परेचर को कम किया, क्या किया हमने, टेम्परेचर को कम कर दिया। जैसे अगर हम टेम्परेचर और कम करेंगे तो रियलिटी में क्या होना चाहिए था, वॉल्यूम कम होनी चाहिए थी, और कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि जब हमने टेम्परेचर 4 से भी कम किया तो वॉल्यूम कम होने की बजाय पर इंक्रीज हो गई। क्या हो गई, वॉल्यूम बढ़ गई 4 पे।
हाँ बात समझ में आ रही है? मतलब जब हम इनिशियली टेम्परेचर कम कर रहे थे तो वॉल्यूम भी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। लेकिन जैसे हम 4 पर आ गए, 4 पर हम जैसे ही आ गए तो वॉल्यूम क्या होगी, सबसे मिनिमम, सबसे क्या होगी, मिनिमम। 4 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम इज मिनिमम। अगर 4 के बाद टेम्परेचर और कम करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, अब बढ़ना स्टार्ट कर देगी। अब कम नहीं होगी, अब क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? जो ठंडा होता है ना पानी, माइनस डिग्री पे तो वो ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा बहुत। वही तो है, तो इंक्रीज थोड़ी हो जाएगा। वही तभी तो एनोमलस बिहेवियर है। तो फिर एनोमलस बोला क्यों ऐसे लोगों को? बात समझ में आ रही है? ये वाटर की प्रॉपर्टी ही है, ऐसी ही है, तभी उसका एनोमलस बिहेवियर है। ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि जब टेम्परेचर पहले कम करें तो वॉल्यूम में क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर हम 4 के बाद टेम्परेचर और कम करेंगे, 4 से 3 पर आ गए तो वॉल्यूम कम नहीं होगी, अब क्या होगी, इंक्रीज होगी। यही इसकी एनोमलस प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ रही है? मतलब एट 4 डिग्री सेल्सियस जो वॉल्यूम है वाटर की, वो क्या होती है, मिनिमम। क्या होती है, मिनिमम। इसके बाद आप कम नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर मैं इसका डेंसिटी का और टेम्परेचर ग्राफ बनाऊं तो क्या होगा? मान लो कि ये 2 4 6 8 10, ठीक है, ये हमारा 10, ये हमारी डेंसिटी। ओके, क्लियर है? इधर के मान लो आपने टेम्परेचर कम किया तो वॉल्यूम भी क्या हो गई, कम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। टेम्परेचर कम करने पर वॉल्यूम क्या होगी, कम। अगर वॉल्यूम कम होगी तो डेंसिटी क्या होगी हमारी, इंक्रीज। डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। और कम करोगे तो बढ़ रही है। ये 4 है हमारा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा हमारा। बात समझ में आ रही है? 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम क्या थी, मिनिमम। क्या थी, मिनिमम। ये हो रहा है ना, 4 डिग्री सेल्सियस वाटर की वॉल्यूम क्या होती है, मिनिमम। मतलब अगर वॉल्यूम सबसे मिनिमम है तो डेंसिटी क्या होगी, सबसे मैक्सिमम। तो इनवर्स रिलेशन है ना, 4 पर वॉल्यूम क्या है, सबसे मिनिमम, तो डेंसिटी क्या होगी, सबसे मैक्सिमम। मतलब यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। क्या होती है, मैक्सिमम। अगर आप 4 के बाद टेम्परेचर और गिराओगे तो डेंसिटी बढ़ने की वजह अब क्या हो जाएगी, घटना स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? उल्टा रिलेशन चलता है। क्लियर है? वॉल्यूम 4 पर क्या होती है, मिनिमम। डेंसिटी 4 पर क्या होती है, मैक्सिमम। 4 के बाद अगर आप टेम्परेचर और घटाओगे तो हमारी वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज। अगर आप 4 के बाद टेम्परेचर घटाओगे तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। ये हमारा क्या होता है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्लियर हुआ? एग्जाम में सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम क्या होती है, मिनिमम, डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। क्लियर हुआ? लिखो। कैलोरीमेट्री का मतलब होता है, ये हमारी फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जो हीट के साथ डील करती है। बात समझ आ रही है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड द कैलोरीमीटर। किसी सिस्टम में कितनी हीट निकल रही है, कितनी इवॉल्व हो रही है, कितनी लूज हो रही है, उसके साथ जो डील करे उसे हम क्या बोलते हैं, कैलोरीमीटर। क्लियर हुआ? इसका प्रिंसिपल हमारा ये होता है, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, सिंपल सा मतलब इसका ये होता है कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या बोल रखा है, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसी तरीके से हमारा इसका प्रिंसिपल होता है कि किसी भी सिस्टम में ना तो हीट को बनाया जा सकता है और ना ही हीट को खत्म किया जा सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर हुआ? उसी तरीके से इसका प्रिंसिपल एक प्रैक्टिकली ये बोलता है कि जो हॉट बॉडी है, जो हॉट बॉडी है, जितनी हीट हॉट बॉडी लूज करेगी, क्या करेगी, लूज, जितनी हीट हॉट बॉडी लूज करेगी, सेम हीट हमारी कोल्ड बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। क्या करेगी, एब्जॉर्ब। ये इसका प्रिंसिपल, और यही पेपर में पूछता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या बताओगे? the amount of heat lost by the hot body is equal to the amount of heat gained by the colder body। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कैलोरीमेट्री क्या होता है, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो हीट से डील करती है, उसको क्या बोलते हैं, कैलोरीमेट्री। जो इसका प्रिंसिपल है बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड हो रखा होता है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। क्लियर है? तो इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करेंगे हीट के बारे में। हीट का सिंबल हम यूज करेंगे क्यू। क्या यूज करेंगे, क्यू। बात समझ आ रही है?
इसकी यूनिट होती है हीट की जूल्स। क्या होती है? जूल्स। 1 कैलोरी, आपने सुना होगा कि आपकी बॉडी को इतनी कैलोरीज चाहिए होती है। जो 1 कैलोरी है वो बराबर होता है 4.18 जूल। किसी बराबर होता है 4.818 जूल। नियरली इसको हम लेंगे 4.2 जूल। क्लियर है? ये हीट का सिंबल, ये इसकी यूनिट, और ये इसके थोड़ा बहुत रिलेशन है। लिखो इसको, न्यूमेरिकल में काम आएगा ये। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। देखो, इसका मतलब होता है कि किसी भी यूनिट मास का, किसी भी यूनिट मास का, अगर मुझे किसी यूनिट मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेल्सियस समझ लो, बात समझ आइए, किसी भी यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ती है, उसे मैं क्या बोलता हूं? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। बात समझ आ रही है? किसी भी एक यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ती है, क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। इस मान लो मेरे पास यहाँ पर पानी है, दिस इज 1 ग्राम ऑफ वाटर। कितना पानी है? 1 ग्राम ऑफ पानी। अगर मुझे इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, उसे मैं क्या बोलता हूं? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। रियलिटी में 1 ग्राम ऑफ वाटर पानी बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे 4.2 जूल हीट की जरूरत पड़ती है। मतलब वाटर की स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी कितनी है? 4.2 जूल। कोई दिक्कत? क्लियर है? कभी कभी स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस को हम लोग सी भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सी। कभी कभी हम इसको एस भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एस। कहीं आप देखोगे और कोई टीचर इसको एस एच सी भी बोलेगा, मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? 1 ग्राम पानी है, 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस है, 1 ग्राम मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी। सिंबल क्या है? सी एस और एस एच सी। एग्जाम्पल आपके सामने। क्लियर है? देखो, जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी कितनी है? 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका सिंबल होता है सी। क्या होता है? सी। इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन एम डेल्टा टी। क्या होता है? Q अपॉन एम डेल्टा टी। अच्छा, Q का मतलब क्या होता है? हीट। Q का मतलब हीट होता है, इसकी यूनिट क्या होगी? होगी जूल। एम मतलब मास, क्या यूनिट होगी? किलोग्राम। और डेल्टा टी छोटा सा है, यानी टेम्परेचर यूनिट क्या होती है? केल्विन। क्या होती है? केल्विन। तो इसकी ओवरऑल यूनिट क्या बनेगी? जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, पर किलोग्राम पर केल्विन। क्लियर है? जैसे वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है? 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग 4200 किलो जूल ग्राम डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। क्लियर है? ओके ओके ओके। जो कॉपर है हमारे पास, 1 ग्राम कॉपर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें कितनी जरूरत पड़ती है? 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यानी कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी? 0.4 जूल। क्लियर है? ये मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या है? 1 ग्राम मास का 1 डिग्री सेल्सियस में कितनी जरूरत पड़ती है? ठीक है, समझ गया ना? ये बस जूल पर किलोग्राम। एक एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कॉपर की बताइए कितनी है, वाटर कितनी है बताइए।
बता तो दी मैंने। ये तो आप- अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका मतलब क्या है, 1 ग्राम मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अगर किसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, इसका मतलब क्या है कि वो जल्द थोड़ी सी हीट में टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है। अगर किसी की ज्यादा है तो बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, अगर किसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है। वो टेम्परेचर में कोई चेंज दिखाएगा ही नहीं। यही मतलब है ना इसका। हाँ, ये सी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। टी सी की वैल्यू कितनी बता दी आपने, इन्फिनिटी। फाइनाइट। तो यहां से मैं डेल्टा टी को क्यू अपॉन एम सी बोल सकता हूँ। सी की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी। और एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो। जीरो का मतलब क्या है, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब अगर किसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी है तो टेम्परेचर का चेंज क्या रहेगा, जीरो, यानी कांस्टेंट, कोई टेम्परेचर चेंज होएगा ही नहीं। इमेजिन करो ना, 4.4 0.4 जूल में चेंज हो रहा है, 4.2 में चेंज हो रहा है ना। अगर इन्फिनिटी है मतलब बहुत ही हीट चाहिए तो होगा ही नहीं चेंज। क्लियर है। अगर अचानक किसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो है, क्या है हमारी, लो, तो वो हीट का गुड कंडक्टर होगा या बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। कैसा होगा, गुड, कि वो जल्दी हीट को पास करवा और टेम्परेचर में जल्दी चेंज कर देगा। अगर ज्यादा है तो बैड कंडक्टर। कोई दिक्कत, लिखो इस बात को, लिखो ये क्वेश्चन। आ हीटर, ये लिखो, a heater gives heat at a rate of 100 watt, 100 watt. It is used to heat 50 gram of water from 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Find the time taken to do this. कितना टाइम लगेगा इसको करने में, ट्राई करो एक बार, पढ़ो, बता मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 100 पावर में क्या दे रखी है, 100 वाट। टेम्परेचर 20 से डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है। इसके अलावा कुछ दे रखा है नहीं, मास कितना दे रखा है भाई, 50 ग्राम। ठीक है, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाएं तो क्या बोलता है, हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी, ये बोलता है ना। अच्छा, ठीक है, ये जो पावर हीटर है ना, जिसकी पावर क्या है 100 वाट, वो इतनी हीट निकाल रहा है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम, ये होता है। कोई दिक्कत, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर हमारे पास कितनी है, 100, टाइम को मैंने बोल दिया टी। C इक्वल टू क्यू बाय एम डेल्टा टी होता है। यहां से मैं Q को C इंटू एम इंटू डेल्टा टी बोल सकता हूं, है ना। 100 इंटू टी। C हमें दे रखा है क्या क्वेश्चन में, नहीं दे रखा, नहीं दे रखा। क्या क्या वाटर क्या है हमारे पास, वाटर है ना, 4.2 जी लो, वैल्यू क्या जाएगी 4.2। एम का मतलब क्या है, मास। मास कितना, 50 ग्राम, 30 माइनस 20 10 आ जाएगा ना। ओके, 50 ग्राम केजी में करेंगे, 1000 कर दें, ओके, यहाँ से टाइम मिलेगा, ग्राम में ना। ग्राम को केजी में करेंगे। हाँ कितना हो गया, ठीक है, टाइम मिल जाएगा मेरे ख्याल से तो। ओके, निकालो फिर आंसर, समझ में आया ना। हाँ भाई, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाया, हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी, जो हीट को गेन बाय द कोल्ड बॉडी।
और क्यू का मतलब क्या होता है, हीट क्या होती है, एनर्जी होती है, पावर इनटू टाइम लगेगा, आंसर आ जाएगा। ये नीट 2020 में क्वेश्चन आया। देखो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाएं तो क्या होगा, हीट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू हीट ऑफ वाटर, यही होगा, है ना। अब हीट का फॉर्मूला क्या होगा, mc डेल्टा टी, यानी mc डेल्टा टी, मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इनटू डेल्टा टी। वाटर का क्या हो जाएगा, mw cw डेल्टा टी। हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें ये निकालना है, ये निकालना है ना हमें। मास ऑफ कॉपर हमारे पास कितना है, 50 ग्राम, डिवाइड में क्या करेंगे 1000, क्यों, क्योंकि इस बार हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसमें है, किलोग्राम में, कितनी है 420। क्लियर है। इसमें टेम्परेचर का कितना चेंज आ रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस, वही नहीं चेंज होगा ना, इंक्रीज बाय 10 वही चेंज होगा। मास ऑफ वाटर कितना हमारे पास 10 ग्राम, यानी डिवाइड में क्या करेंगे 1000। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है किलोग्राम में, 4200, कितनी होती है 4200, ये है मेरे ख्याल में, यहाँ से निकल ही जाएगा मेरे ख्याल से, तो पॉइंट में आएगा, आ जाएगा, पॉइंट में आएगा, हाँ पक्की बात, हाँ 5 डिग्री आंसर है, 5 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस का आंसर, मतलब वाटर में कितना चेंज होगा 5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। ठीक है, सही है। देखो क्वेश्चन बताओ क्या बोल रहा है एक बार। हमारे पास दो स्फीयर्स है ना, एक का रेडियस r1, एक का r2, और एक का क्या है r2, और हमें दे रखा है कि r1 इक्वल टू 1.5 r2, मतलब r1 बड़ा है r2 क्या हमारा छोटा, और दोनों का टेम्परेचर चेंज सेम है 1 केल्विन, कितना है 1 केल्विन, इसका भी सेम और इसका भी सेम, और दोनों कॉपर के हैं, वही कह रहा हूं, वो भी सेम है, दोनों कॉपर के, मतलब दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, सेम होगी। दोनों कट जाना है, क्लियर है। अच्छा अगर मैं Q1 अपॉन Q2 की बात करूं तो M1 C1 डेल्टा T, M2 C2 डेल्टा T2, क्योंकि C डेल्टा T1 हां ठीक है, दोनों सेम है ना, इसकी स्पेसिफिक इसके बराबर और इसका टेम्परेचर इसके बराबर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या होगा M1 अपॉन M2। अब मास में क्या लें, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बोलेंगे इसको, हां दोनों डेंसिटी सेम होगी क्योंकि कॉपर की डेंसिटी क्या हो जाएगी कैंसिल, वॉल्यूम स्प्रेड की क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, नहीं तूने 4 अच्छा पाई आर 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, ओके 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर 2 का क्यूब। अच्छा R1 जो है वो किसके बराबर है 1.5 R2, किसके बराबर 1.5 R2, अपॉन में क्या है R2। अच्छा R1 का क्यूब R2 का क्यूब, इसको मैं R1 अपॉन R2 का होल क्यूब भी बोल सकता हूँ, है ना। अब R1 की वैल्यू क्या है 1.5 R2 डिवाइड बाय R2, इसका क्या है क्यूब, तो R2 से R2 कैंसिल, क्या बचेगा पॉइंट नीचे है तो क्या बन जाएगा 15/10, 3 पंजे सॉरी 5 3 जा 5 2 जा, इसका क्या है क्यूब, 3 का क्यूब क्या होगा 27 और 2 का क्यूब क्या होगा 3। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन आया था हमारा 2020 में नीट में, मैं ये फॉर्मूला बोल रहा हूं, क्लियर है, कोई दिक्कत, इसको फटाफट